गाइस, एज अ मर्चेंडाइज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आप सिर्फ यूँ समझ लें, बहुत ही सादा लफ्ज़ों में, कि एक ऑनर जो बिज़नेस हासिल करने के बाद अपनी कंपनी के अंदर बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करके, बिज़नेस को पूरा करके अपने कस्टमर को सेल आउट कर देता है। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं पेमेंट देने के अलावा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मर्चेंडाइज़र की हैं। तो यहाँ पर अब नॉर्मल तौर पे जब हम किसी फ़र्म के अंदर जाते हैं तो कंपनी जैसे कि अगर बड़ी है तो वो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट भी रखती है मर्चेंडाइज़र के साथ साथ। यानी कि जैसे परचेज़र हो गया, इसी तरह से कई तरह के मर्चेंडाइज़र भी होते हैं, जिसके अंदर आप यूँ समझ लें कि डेवलपमेंट मर्चेंडाइज़र और प्रोडक्शन मर्चेंडाइज़र, इस तरह से कई और लोग होते हैं जो आपके साथ मिलकर, आपकी एक पूरी टीम होती है जो कि आपके साथ साथ आपके बहुत सारे काम कर रही होती है। वो सारा अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। लेकिन आज हम उस पर बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप बिल्कुल एक ऐसी फर्म के अंदर है जहाँ पर एक वाहिद आप मर्चेंडाइज़र हैं और सारे काम आपको खुद करने हैं, परचेजिंग हो, ऑर्डर रिसीविंग हो, तमाम मसाइल आपको खुद देखना है, तो आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे। तो गाइज़, सबसे पहले बात शुरू होती है इंक्वायरी से। इंक्वायरी किसी भी सूरत में हो सकती है। आप खुद कस्टमर से इंटरनेट के ज़रिए लिंक करें और अपनी प्रोफाइल कंपनी की भेजें। वहाँ से वो अगर आपको अच्छा फीडबैक दे देते हैं, अच्छा आपको रिस्पांस दे देते हैं, तो इंक्वायरी के ज़रिए, इंक्वायरी में आपको वो टेक पैक भेज देंगे कि आपको वो गारमेंट भी भेज सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोकल तौर पे किसी बाइंग एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको या तो वो लोग टेक पैक भेज देंगे या आपको वो गारमेंट दे देंगे कि आप हमें सैम्पलिंग कर दें, या इवन कि आपसे वो कॉस्टिंग भी मांग सकते हैं। और नॉर्मल तौर पे ये होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपके या आपके ऑनर्स के उस बाइंग एजेंसी या उस कस्टमर से, जिस नए कस्टमर के पास आप गए हैं, कोई अच्छे रवाबित हैं और आपको ऐसा लगता है कि हम कंटिन्यू काम करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है वो आपसे शुरुआत में कॉस्टिंग मांगे। वो आपसे इंक्वायरी के बाद आपसे सैम्पलिंग भी मांग सकते हैं, मल्टीपल सैंपल भी मांग सकते हैं, उसके बाद आपसे कॉस्टिंग मांग सकते हैं। बहरहाल, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे पास सबसे पहले ऑर्डर रिसीव होगा इंक्वायरी, और इंक्वायरी का मतलब ये होगा कि टेक पे या गारमेंट आ जाना, और उसको हमें स्टडी करनी होती है कि इनकी इस पर किन किन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत है। नॉर्मल तौर पे ये होता है कि इंक्वायरी के बाद वो हमसे कॉस्टिंग मांग लेते हैं। अगर उनको हमारी बात समझ में आती है, प्राइस समझ में आती है, तो हम आगे बढ़ते हैं आगे, और अगर नहीं तो फिर वहाँ पर बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए फिर बात क्या होती है कि हम उनसे मांगते हैं भाई वॉशिंग के स्टैंडर्ड भेज देंगे, हमें कोई गारमेंट भेज दें। तो इसके बाद तीसरे नंबर पर हम क्या कहते हैं कि वो जो फैब्रिक मांग रहे हैं, अब मान लें कि वो ये भी कह सकते हैं कि भाई हमें 11.5 ऑन्स फैब्रिक, जैसे अगर डेनिम पे ऑर्डर है भाई 11.5 ऑन्स फैब्रिक पे आप हमें दे दें, 11 ऑन्स के फैब्रिक, स्ट्रेच फैब्रिक पे आप हमें गारमेंट बना के देते हैं। तो आप अपने पास देखते हैं कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, फैब्रिक पॉसिबल है आपके पास, यानी आप फैब्रिक के यार्डेज अरेंज कराते हैं मिल से, या तो फिर वो आपको स्पेसिफिकली फैब्रिक का कोड बता देते हैं। वो ये भी बता देते हैं कि भाई ये फलाना मिल से मिलेगा, तो आप फिर उस मिल को अप्रोच करते हैं। यानी कि आपने नॉर्मल तौर पर फैब्रिक की पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि फैब्रिक आपके पास है या नहीं। अगर फैब्रिक नहीं है तो फिर आप उसको मिल के ज़रिए अरेंज कराते हैं। इसके बाद हमारा काम ये है कि भाई हमने एनालाइज़ करना है ट्रिम के हवाले से, एक्सेसरीज़ के हवाले से, कि हमें इस कस्टमर के लिए किन किन आइटम्स की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आइटम आपको इंपोर्ट करना पड़े, तो अगर आपकी और ऐसा कोई आइटम है कि जो आपको पता है कि ये चीज़ हम मेरे सप्लायर के पास है, या वो इन लोगों का भी काम करता रहा है समझ, तो आप उनसे अरेंज करें। अगर ऐसी ज़रूरत है कि आपको भी सैम्पल भी आपको सही सबमिट कराना है, और यही आप चाह रहे हैं कि मैं पहले पे ही जो है ना मैं अच्छा इंप्रेशन दे दूँ कस्टमर को, और मैं अपने टाइम को बचाने के लिए मैं फ़ौरन से ही जो इंपोर्ट की चीज़ है मैं फ़ौरन से ही बनवा लूँ, तो आप पहले इस पर ध्यान दें। आप फ़ौरन से जो भी इंपोर्टेड चीज़ है उसको आप अरेंज करवा दें, उसको फ़ौरन अपने सप्लायर को ऑर्डर दे दें, और अगर लोकल है तो फिर लोकल अरेंजमेंट पे लग जाए। उसके बाद है कि फाइनलाइज प्राइस। उसके बाद नॉर्मल तौर पे आपने जो है ना प्राइस का भी जहन में रखना है कि भाई प्राइस हमारे पास क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है। इस चीज़ों को भी अपने तौर पे अपनी तैयारी रखें। स्टार्ट सैम्पल डेवलपमेंट, सैम्पल को आपने स्टार्ट करना है। फैब्रिक की अरेंजमेंट आपके पास हो गई, आपने मास्टर को पैटर्न का प्रोग्राम दे दिया, और वो पैटर्न वगैरह बना रहे, तो आपने सैम्पल का जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आपने सैम्पल का प्रोग्राम दे दिया। इसके बाद आपने किस चीज़ पे लग जाएंगे कि मास्टर साहब अपना पैटर्न वगैरह बना रहे होंगे, और आपने अपने ट्रिम को अरेंज करना है कि जो उसके अंदर जिपर लग रही है, जो उसके अंदर बटन लग रहे हैं, वो आपने अपना तमाम ट्रिम को अरेंज करना है। तो यहाँ पर मेरे पास 7वां पॉइंट यही है कि अरेंज ट्रिम एंड एक्सेसरीज सैम्पल। उसके बाद मर्चेंडाइजिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर है कि अरेंज प्रिंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी। भाई इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि अगर उस गारमेंट के अंदर, उस स्टाइल के अंदर आपको एम्ब्रॉयडरी या प्रिंट की ज़रूरत है तो वो भी आप पहले से ही करवाएं, क्योंकि यहाँ आपने सैम्पलिंग का प्रोग्राम दिया। आपको अगर एम्ब्रॉयडरी है तो आपने भाई एम्ब्रॉयडरी वाले को अपने अप्रोच करना है। अगर कंपनी के अंदर अपनी एम्ब्रॉयडरी हो तो उस डिपार्टमेंट को अप्रोच करना कि भाई मेरे पास ये है, उसकी डिटेल आप उनको प्रोवाइड कर दें ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि उनको भी अपने डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए 1-2 दिन का टाइम चाहिए होता है। इसी तरह से प्रिंट वगैरह के हवाले से भी यही बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आपने प्रिंट वाले को भी अप्रोच करके प्रिंट के अपने डिज़ाइन वगैरह तैयार करना है। अपने हैंड से तमाम चीज़ें रेडी रखें, जब भी ज़रूरत होगी तो आप, ताकि आपको फिर हर्डल्स ना हो या आपका सैम्पल डिले ना हो। रिक्वायर्ड सैम्पल ग्रेजुअली एंड गेट फैब्रिक। यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्पैच रिक्वायर्ड सैम्पल ग्रेजुअली एंड गेट फैब्रिक
एंड स्टाइल अप्रूवल। अब आपने सैम्पल को भेज दिया, उसे कमेंट का इंतज़ार कीजिए, और उसे कमेंट का इंतज़ार करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको फैब्रिक पे, जैसा कि आपने अवेलेबल फैब्रिक अपने पास भेजा या उसने मांगा था आपसे, आपने वो फैब्रिक भेजा, तो वो उसकी फैब्रिक की अप्रूवल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट सैंपल पे जा सकें। अगर बिल्कुल सैंपल की फैब्रिक की अप्रूवल नहीं है, उसके बाद उसको फैब्रिक नहीं समझ में आया तो आप दूसरा फैब्रिक अरेंज करें, और एटलीस्ट अगर फैब्रिक नहीं समझ में आया तो आप उससे स्टाइल की अप्रूवल ले लें कि भाई स्टाइलिंग आपकी सही है नहीं है या नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर मान लें कि आपने ग्रेजुअली सैम्पल्स का मतलब ये है कि आपने अगर एक सैंपल आपका वो पास नहीं होता, उसके बाद आप दूसरा सैंपल भेजें, वो फिट सैंपल भी हो सकता है, उसके अंदर भी आप अगर फैब्रिक आपका अप्रूव नहीं है तो आप फैब्रिक अप्रूव करवा लें, और कोशिश करें कि अगर आपकी बात बन जाती है, आपके प्राइसिंग वगैरह पे आपकी बात बन गई है, तो आप ऑर्डर भी रिसीव उनसे करवा लें कि भाई ऑर्डर हमें प्लेस कर दें। इसके बाद अगर आप बिल फर्स्ट, जैसे कि आपके पास ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है रिसीव परचेज ऑर्डर एंड प्रोवाइड कॉपी टू अकाउंट्स/import/export ETC डिपार्टमेंट। तो ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि आपको किस डिपार्टमेंट को कॉपी देना है। वो आप जिस भी फर्म में जाएंगे उस फर्म के हवाले से आपको पता चल जाएगा कि किन किन डिपार्टमेंट को आपने परचेज ऑर्डर की कॉपी देनी है। तमाम लोगों को परचेज ऑर्डर की कॉपी नहीं देनी होती है, इवन के दिखाना भी नहीं होता। परचेज ऑर्डर ऐसा नहीं होता कि तमाम डिपार्टमेंट को कॉपी उठा के दे दी या तमाम लोगों को जो भी है सबको दिखाते रहे कि भाई ये ऑर्डर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो कंपनी की मलकियत होती है, आपकी मलकियत नहीं है। और आप इस चीज़ के निगहबान हैं कि आपने अपनी दयानतदारी देनी है कि आपने उसके प्राइस लोगों से शेयर नहीं करना है, और जिस डिपार्टमेंट को कंपनी कहेगी, जिस शख्स को कंपनी कहेगी कि आपने इसको कॉपी देनी है या आपने इसको प्राइस बताने हैं, तो आप सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को या उसी शख्स को देंगे। अदरवाइज़ आप किसी को भी ना परचेज ऑर्डर दिखाएंगे, ना उसकी डिटेल देंगे, ना उसके प्राइसिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमें प्रोफार्मा इनवाइस बनाना होता है। प्रोफार्मा इनवाइस किस तरह से बनाते हैं, उसके अंदर किन किन चीज़ों की डिटेल होती है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी कॉपी की लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के अपने फाइल में लगा सकते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा, फॉर्मेट पर्सन टू पर्सन वेरिएट कर सकता है, फॉर्मेट कंपनी टू कंपनी वेरिएट कर सकता है, हर कंपनी की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि वो किस तरह का फॉर्मेट तैयार करती है। प्रोफार्मा इनवाइस आप ये समझने कि उसकी एक डिटेल होती है कि कंपनी जो आपका कस्टमर है वो आपसे क्या चीज़ ख़रीद रहा है, पूरी उसकी तफसील के साथ उसके अंदर डिटेल होती है। आप वो भेजते हैं, उसके बिहाफ में वो आपको एलसी इशू करते हैं। इसके बाद एलसी का जिक्र किया, तो एलसी इसके बिहाफ में जब आप प्रोफार्मा इनवाइस भेजते हैं तो उसके अगेंस्ट में वो आपको एलसी इशू करते हैं, अगर आप एलसी के टर्म्स में काम करते हैं। एलसी के अंदर भी कई तरह की टर्म्स होती है, जिसके अंदर 30 डेज़ और 60 डेज़ और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। एलसी इसके अलावा भी और भी कई तरह की एलसी है, उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। इसके आगे अपन बढ़ते हैं कि इसके बाद आपने क्या क्या काम करना होता है। आपने प्रोफार्मा इनवाइस का काम करने के बाद आपने फैब्रिक या जो इंपोर्टेड आइटम्स है उसके ऑर्डर सबसे पहले आपने देना है, क्योंकि आपके पास जो भी 3-4 महीने का टाइम होता है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ऑर्डर यहाँ पर मिला, यहाँ सारा काम शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। जो नहीं जानते इस फील्ड के अंदर, आपके पास 3, 4, 5, 6 महीने का टाइम होता है भाई शिपमेंट करने के लिए। और जब आप फैब्रिक के बुकिंग के लिए भी जाते हैं तो वो भी आपके पास जो है ना, वो आपको ऑर्डर आपके डिलीवरी का टाइम आपको 2-2, 3-3 महीने के बाद का ही देते हैं। मतलब अर्ली जो डिलीवरी टाइम है वो भी 2-2, 3-3 महीने के बाद का टाइम देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको एक्सपोर्ट के आइटम के उसमें भी टाइम लगता है, और आपने फैब्रिक इंपोर्ट के आइटम जो कि आप चाइना से मंगवा रहे हैं या किसी भी मुल्क से, किसी भी कंट्री से मंगवा रहे हैं, उसका ऑर्डर आपने पहले देना है और फैब्रिक का ऑर्डर पहले देना है, ताकि आपके पास टाइम हो और आप ऑन टाइम अपनी शिपमेंट को मुकम्मल करा सकें। इसके बाद हम सैम्पल की डेवलपमेंट वगैरह करते हैं, यानी कि हम पीपी सैम्पल बना रहे हैं, पीपी सैम्पल को हम अप्रूव कराते हैं। उसके अंदर उसके मीनवाइल पीपी सैम्पल जब आप भेजेंगे तो पीपी सैम्पल के अंदर तमाम एसेसरीज़ एक्चुअल होनी चाहिए। वो जो मांग रहा है बटन, जो मांग रहा है वो रिविट मांग रहा है या लेबल, किसी भी तरह से वो सारे आपको इन मीनवाइल डेवलप करा लेने हैं। और पीपी सैम्पल यानी कि प्री प्रोडक्शन सैम्पल आपको एक्चुअल के अंदर ही भेजना है। एक्चुअल फैब्रिक तमाम चीज़ें एक्चुअल के अंदर ही भेजनी होती हैं। कोशिश ये करें कि प्री प्रोडक्शन सैम्पल को आप फर्स्ट टाइम पे ही अप्रूव करवा लें, लेकिन अगर बिल फर्स्ट अप्रूव नहीं होती है तो आप सेकंड सैम्पल की तैयारी रखें। अगर आपके पास, क्योंकि अगर बल्क का फैब्रिक नहीं होगा मीनवाइल, तो आप सैम्पल यार्डेज कंटिन्यू मिल्स वालों से राब्ते में रहें, सैम्पल यार्डेज की तैयारी पीछे से करवाए रखें, ताकि आपको अगर नेक्स्ट सैम्पल बनाना पड़े तो आप फ़ौरन से प्री प्रोडक्शन सैम्पल दे सकें, और ताकि आप जो है ना ऑन टाइम, विद इन टाइम आप जो है तमाम चीज़ों की अप्रूवल ले लें, ताकि आप बल्क के अंदर चले जाएँ। मान लें कि पीपी सैम्पल आपका अप्रूव हो गया, उसके बाद आप बल्क के अंदर चले गए, आपको बल्क की अप्रूवल आ गई। उसके बाद एक पीपी मीटिंग, मर्चेंडाइज पीपी मीटिंग रखता है मल्टीपल डिपार्टमेंट के लोगों को, जैसे क्वालिटी या प्रोडक्शन वगैरह, या जो भी कंपनी के हिसाब से जो बेहतर समझते हैं उन तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को मिलाकर मीटिंग की जाती है। उसके अंदर बात की जाती है, जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स को के फॉलोअप के हवाले से, या एक
अब जो भी मतलब प्रोसीजर होता है कि उसको कब लगाना है, किस तरह से क्या काम करना है, एक पीपी मीटिंग रखी जाती है और वहाँ पर जो भी फैसला होता है उसको कंपनी फिर आगे उसी हिसाब से प्रोसीड करती है। इसके बाद उसके बाद जब आपकी प्रोडक्शन चल जाती है तो ध्यान में रखिएगा, कीप अपडेटेड कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्शन स्टेटस। तो आप उसको ईमेल में अगर मैं बता दें अभी हमने कटिंग कर ली है या अपने इतने पीस कर लिए हैं और इस वक्त हम फिनिशिंग में या इस वक्त वॉशिंग करना, तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको स्टेटस आपको लगे कि उसको स्टेटस देना ज़रूरी है, क्योंकि देना ज़रूरी होता है, वो मानते भी हैं, तो आप उनको स्टेटस देते। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो स्टेटस मांग नहीं रहा और आप खुद किसी मुश्किलात के अंदर हैं तो ज़रूरत क्या पड़ेगी आपको स्टेटस देने की। अच्छा, उसके बाद ये है कि फिर अरेंज इंटरनल और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ड्यूरिंग स्टिचिंग। अब इसका मतलब ये समझने कि आपका काम स्टिचिंग के अंदर चल गया है, वहाँ पर अब आपने उसकी इंस्पेक्शन को अरेंज करना है। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट करता है। क्या वो इनलाइन इंस्पेक्शन जैसा थर्ड पार्टी से करवाना चाहता है, नहीं करवाना चाहता है, वो क्या चाहता है कि आप खुद इनलाइन की इंस्पेक्शन करें। तो बहरहाल अगर वो नहीं भी चाहता तो भी आपका काम ये है कि आपके क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम ये है कि आपने एक इनलाइन इंस्पेक्शन करवानी है ताकि आपकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सके। तो ये जहन में रखिएगा कि इनलाइन की इंस्पेक्शन होगी। इनलाइन की इंस्पेक्शन आपके कस्टमर के मुताबिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है और आपकी इंटरनल भी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद टेक वॉशिंग बल्क अप्रूवल। अब इसका मतलब ये कि बाज़ कस्टमर क्या कहते हैं कि उनको भी पता होता है कि भाई शेड वेरिएशंस आते हैं, तो अब वो एक फैमिली के अंदर ही जो चीज़ें रह सकती हैं, यानी कि एक ही फैमिली के अंदर कलर रह सकती है, फैमिली के आउट होकर चले जाएं, तो उनकी वो अप्रूवल कहते हैं कि भाई हमसे अप्रूवल करा लो। जो ज़्यादा क्वालिटी कंसर्न कस्टमर होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको बल्कि शेड अप्रूवल लेनी है। बहुत से कस्टमर नहीं लेते हैं, तो जैसा आपका कस्टमर आप उसके हिसाब से चल लें। अगर आपका कस्टमर है कि वो बल्कि शेड का अप्रूवल ले रहा है, तो आपको जैसी वॉशिंग में आपकी पहली लोड जाती है, पहली लोड से जो भी आपका रिजल्ट वहाँ से आके निकलता है उसकी वेरिएशन क्या आती है, वो आप एक वेरिएशन बनाएं और फिर अपने कस्टमर को सबमिट करा दें। बल्कि शेड अप्रूवल के बाद, या अगर आपके पास ये प्रोसेस नहीं है तो उसके बाद डायरेक्टली आप वॉशिंग पर से फिर फिनिशिंग के अंदर चले जाते हैं, आप अपना माल कंप्लीट करवाते हैं। आपने मीनवाइल अपने शिपमेंट सैंपल को रेडी करना है और इंस्पेक्शन की सेटिंग करनी है कि अगर आपके पास बिल्फर्स मतलब अरेंज थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है कस्टमर के पास तो आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करें। अगर कोई इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर भी आप इंटरनली अपने क्वालिटी डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन करवाएं ताकि आपको अपनी क्वालिटी का अंदाज़ा हो सके और जो भी रिज़ल्ट है उसके हिसाब से आप जो भी नेसेसरी स्टेप हैं वो आप ले सकते हैं। आप दोबारा से माल रीचेक करा सकते हैं, अगर टाइम की कमी है तो आप उसको जो भी मैक्सिमाइज अपनी क्वालिटी को बेहतर करा कर आप आगे शिपमेंट करा सकते हैं। तो शिपमेंट सैंपल भेजें। अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है तो शिपमेंट सैंपल जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन वाले आते हैं वही लोग ही आपको निकाल के देते हैं नॉर्मल तौर पर, और वही आपने भेजना होता है। और अगर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं है तो आप ही शिपमेंट सैंपल अपने कस्टमर को भेजते हैं। इसके बाद आपने सेंड पैकिंग लिस्ट एंड इनवाइस टू कस्टमर इफ़ योर शिपमेंट इज़ पास। अगर आपकी शिपमेंट पास है, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुई आपकी और शिपमेंट पास हो गई तो आपने पैकिंग लिस्ट वगैरह भी भेजनी है। नॉर्मल तौर पे ये होता है कि जब आप इंस्पेक्शन की बुकिंग कराते हैं, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की जब बुकिंग कराते हैं तो आपने पूरी पैकिंग लिस्ट भेजनी होती है कस्टमर को कि भाई हमारा गारमेंट रेडी हो गया। आपको पूरे 100% रेडी होने के बाद ही वो आपको इंस्पेक्शन आके करते हैं। और अगर आपकी शिपमेंट पास हो जाए तो उसके बाद फिर आप इनवाइस भेजें कस्टमर को, अपनी पैकिंग लिस्ट जो फाइनल पैकिंग लिस्ट हुई है वो भेजें कस्टमर को, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर के हवाले से फिर तैयारी करते रहें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी। और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका खातिर खा आंसर दूंगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।